नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो अभ्यर्थी 8 सब्जेक्ट से टीजीटी, पीजीटी, एलटी या यूसेट या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए आज की श्रृंखला अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि यहाँ से आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन निश्चित रूप में बन सकते हैं। आज की श्रृंखला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, जो आज की श्रृंखला हम रखेंगे आपके सामने भारतीय चित्रकला से संबंधित हम रखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है आपके भारतीय कला के रूप कितने होते हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए 4 प्रकार के रूप होते हैं। देखिए, भारतीय चित्रकला के 4 रूप होते हैं। पहला रूप होता है ये भित्ति चित्र जिसे हम कहते हैं। उसके बाद पट चित्र होता है और चित्रफलक, और साथ ही चौथा जो होता है आपका लघु चित्र। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई दफ़े ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है, चाहे एलटी का पेपर की बात करें या फिर आपके नेट के पेपर के अंतर्गत। तो इस बार जो यूसेट का पेपर होने जा रहा है, तो वहाँ पर यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब वहीं देखिए, भारतीय चित्रकला के उद्देश्य कौन कौन से हैं। देखिए, अर्थ होता है, धर्म होता है, काम होता है, मोक्ष की प्राप्ति करना होता है, ठीक है, ये होते हैं। आप निश्चित रूप में ये सोच के चलिए, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, भारतीय चित्रकला के उद्देश्य धर्म होता है, अर्थ होता है, काम होता है और मोक्ष की प्राप्ति करना ही भारतीय चित्रकला का उद्देश्य माना जाता है। अब भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान होती है। देखिए, रेखा के रूप में अगर हम जाने तो भारतीय चित्रकला उसकी प्रधानता, इसको माना जाता है प्रधानता। देखिए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के रचयिता किसे माना जाता है, तो कभी क्वेश्चन पूछा मार्कंडे मुनि को ये माना जाता है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, अब दूसरा प्रश्न अब हम आपके सामने रखने जा रहा हूँ। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का ही तृतीय खंड है। देखिए, कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का तृतीय खंड कौन सा है, तो ये चित्र सूत्र को माना जाता है। और इसका अध्याय जो है 35 से लेकर 43 तक का, ये इसमें चित्र सूत्र का वर्णन करा गया है, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ों का जिक्र विस्तार पूर्वक इसमें किया गया है। अध्याय 35 से लेकर 43 तक का जो अध्याय है, इसमें चित्र सूत्रम का प्रकरण दिया गया है, उसमें विस्तार पूर्वक उसके बारे में बताया गया है। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि चित्र सूत्र में 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं, ठीक है। कभी क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसी में ही देखिए, जो मैं संपूर्ण रूप से इसमें उत्तर तमाम चीजें मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ। चित्र सूत्र में कितने प्रकार के भेद बताए गए हैं, तो क्वेश्चन बनता है 4 प्रकार के भेद बताए गए हैं। 4 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं, सत्य चित्र, वैरणिक और नागा मिश्र चित्र, ये 4 प्रकार के क्या दिए गए हैं, ये भेद बताए गए हैं। इन भेदों को आप क्या करते हैं, नोट करते हुए चलिएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए, चित्र सूत्र में रसों की संख्या बताई गई है। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 9 रसों का उसमें बेहतरीन तरीके से वर्णन किया गया है, विस्तार में बताया गया। उसका रस का स्थायी भाव कौन सा है, उसका प्रतीक क्या है, तमाम चीजों का वर्णन दिया गया। चित्र सूत्र में 5 रंगों का क्या वर्णन मिलता है। 5 रंग कौन कौन से हैं, 5 रंगों के बारे में विस्तार पूर्वक उसमें समझाया गया। श्वेत रंग हो गया, पीला हो गया, रक्त का मतलब लाल, अब कृष्ण नीला और ये कृष्ण नील, ये तमाम रंगों का क्या किया गया, वर्णन इसमें दिया गया। वर्तना को क्या कहा जाता है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो छाया इसको कहा जाता है, ठीक है। अब अगली तरफ के क्वेश्चन देखते हैं कि चित्र लक्षण के रचनाकार नागरंज है, ये कौन है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नग्नजित का जो पूरा नाम जो कहा जाता है, तो उसे भयजीत के रूप में हम जानते हैं। कभी क्वेश्चन पूछा जाए भयजीत का पूरा नाम क्या है, उन्हें नग्नजीत कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, चित्र लक्षण के तीसरे अध्याय में चित्र रचना संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया चित्र रचना संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख किस में किया गया है, तो आपको पता है चित्र लक्षण के जो तीसरा अध्याय है, उसमें इसका विस्तार पूर्वक वर्णन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इससे पूर्व जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी प्रत्यक्ष तौर पर, और उसकी वीडियोज भी मैंने उसमें इस ग्रुप में डाली हुई हैं, तो आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। देखिए, चित्र लक्षण का रचना काल कब से कब माना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व का मध्य जो है,
तो ये चित्र लक्षण का रचना काल माना जाता है। कभी क्वेश्चन कैसे घुमाया दिया जाता है कि 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के मध्य काल को किस रूप में जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए चित्र लक्षण का रचना काल माना जाता है। इस समय चित्र लक्षण का क्या बोलते रचना की गई थी। अभिलाषिता, चिंतामणि और मानसोलास नामक जो ग्रंथ हैं वो किसके द्वारा लिखे गए हैं, कोई क्वेश्चन पूछे थे, सोमेश्वर द्वारा। मानसोलास की रचना कब हुई थी, क्वेश्चन बनता है तो 1129 में ये हुई थी। कभी भी ये जो 3 दिए गए हैं जो नाम, तो अभिलाषितार्थ या चिंतामणि और मना में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा ये रचित है, कि इसके लेखक कौन है। ठीक है, लेखक आपके मानेश्वर माने जाते हैं। ठीक है, अब मानसोलास नामक ग्रंथ है में क्या है, 4 प्रकार के चित्र माने जाते हैं। 4 प्रकार के चित्रों का उसमें वर्णन दिया गया है। वृद्ध और अवृद्ध और रस चित्र और धूलित चित्र का वर्णन इसमें देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ऋग्वेद में यज्ञशाला के चारों ओर चौखटों पर बनी स्त्री एवं देवियों की आकृति का उल्लेख आया है। ये कहाँ से आया है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये देवियां उषा और रात्रि का प्रतीक माने जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बनता है, उषा और रात्रि का प्रतीक किस चीज को माना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना ऋग्वेद में जो यज्ञ पाठशाला है, जो उसमें जो वेदिका होती है, जो चौखट रखे जाते हैं, चौखटों में क्या बनाया जाता है, जो चौखट होती है, चौखटों में देवियों की और स्त्रियों की आकृतियों का उल्लेख मिलता है, जिसका मतलब होता है कि इसमें जो देवियां हैं उन देवियों के रूप में हमने उमा को रखा है, उषा को रखा है, या कहें रात्रि के प्रतीक के रूप में हम इनको मानते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा कि महाभारत नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है, ये महर्षि वेद व्यास जी माने जाते हैं। और महाभारत का रचना काल कब से माना जाता है, तो 400 ईसा पूर्व का ये माना जाता है। ठीक है, 400 ईसा पूर्व का जो समय पीरियड है वो महाभारत की रचना इस समय में हुई थी। ठीक है, अब किसके द्वारा रचा गया है, तो महर्षि वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको नोट डाउन करते हुए चलिए। अब देखिए ये कह रहा है कि महाभारत में उषा अवरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कहानी के प्रसंग में चित्र का उल्लेख आया है। ठीक है, अब ये जो चित्र का उल्लेख आया है महाभारत में, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक सुंदर प्रेम कहानी का क्या हुआ है, वहां पर प्रसंग आया है, वो चित्रकला का उल्लेख कहाँ पर है, तो ये आपको पता होना है। जो राजकुमार अनिरुद्ध है उनका और उषा का प्रेम प्रसंग का यहाँ पर जिक्र माना जाता है, और वही चित्रलेखा माना जाता है, चित्रलेखा के रूप में उसे जाना जाता है। देखिए महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कहानी के प्रसंग में चित्रकला का उल्लेख आया है, और राजकुमार और अनिरुद्ध का चित्र जिसमें बनाया गया है वही आपका क्या है, चित्रलेखा ये थी। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए रामायण नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, महर्षि वाल्मीकि ने, ये 5वीं ईसा पूर्व ये की गई थी। और रामायण में महलों और चित्रशालाओं और पालकियों और रथों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। विशेष रूप से आप देखिएगा जब आप रामायण की किताब को पढ़ोगे या उसका अध्ययन करोगे, तो उसमें आप जब इसे विस्तार पूर्वक से पढ़ना शुरू करोगे तो उसमें रामायण में महलों का बहुत शानदार तरीके से चित्रांकन या कहें उसका उल्लेख किया गया है। और जो चित्रशालाएं हैं जहाँ पर चित्रों का बनाया जाता है, चित्रों की जो वहाँ पर प्रदर्शनियां या कहें वहाँ पर बनाने का कार्य किया जाता था, और जो पालकियों में जो महारानियों को और जो तमाम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर जब महारानी को ले जाया जाता तो पालकियों के द्वारा, रथों के द्वारा ये तमाम चीज़ें की गई है। और रामायण का रचना काल में अगर मैं बात करूं, स्थापत्य, वास्तुकला और चित्रकला अपने चरम पर ये थी। अगर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि रामायण की जब रचना हुई थी उस काल में तीनों कलाओं क्या क्या था, स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है। कौन सी 3 चित्रकलाएं थी वो, एक तो पहले आपकी स्थापत्य कला को माना जाता है, वास्तुकला और चित्रकला, ये अपने उस समय शीर्ष पर ये थी, या कहें इसको स्वर्ण काल की संज्ञा भी हम दे सकते हैं। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी गई है, क्वेश्चन ये तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पाणिनि द्वारा इसे लिखा गया। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी पेपर उठा लीजिए ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, अब देखिए नाटकीय शास्त्र के जन्मदाता
आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। देखिए आचार्य भरत मुनि को किस चीज का जन्मदाता माना जाता है? नाटकीय शास्त्र। और नाटकीय शास्त्र के जन्मदाता कौन है? आचार्य भरत मुनि माना जाता है। अब नाटकीय शास्त्र में लाल हो गया, पीले हो गया और श्याम रंग को मूल रंग के रूप में माना गया है। देखिए अब क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? कभी क्वेश्चन आपसे क्या पुटअप करता है कि भैया जो नाटकीय शास्त्र में किन रचनाओं को नाटकीय शास्त्र के अंतर्गत किन रंगों को मूल रंगों की श्रेणी में रखा गया है। तो आपको याद होगा तब जाके इसको क्वेश्चन कर सकते हो कि आपको वहां पर पूछा जाता है पीला, नीला, हरा, ये पूछा जाता है लाल, पीले, काला, ऐसे करके पूछा जाता है। तो आपको ये स्मरण होना चाहिए कि नाटकीय शास्त्र में लाल हो गया, पीला हो गया और श्याम रंग को मूल रंग के रूप में यहाँ पर रखा गया है। अब विनय पिटक एक बौद्ध ग्रंथ है जो लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है? तो पाली भाषा में इसको लिखा गया है। ठीक है बेटे। अब देखिए कामसूत्र के लेखक किसी का वात्स्ययन को माना जाता है और जय मंगला नामक ग्रंथ के लेखक पंडित यशोधर को माना जाता है। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसको तो आप याद कर लीजिए, अपने मस्तिष्क में इस प्रकार से याद होना चाहिए जैसे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर याद होता है। ठीक है, कोई चीज आप स्मरण करते हो वो आपके मस्तिष्क में तुरंत आ बैठती है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए। कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्स्ययन को माना जाता है। जय मंगला के नामक जो ग्रंथ के लेखक हैं जो है पंडित यशोधर को माना जाता है। अब रूप भेद का तात्पर्य विभिन्न प्रकार की आकृतियां और उनकी विशेषताओं के भेदों से ये अवगत होना है। देखिए रूप भेद की अगर हम बात करें तो इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां हैं और उनकी विशेषताएं हों, उन विशेषताओं के भेदों को क्या करता है? पूर्ण रूप से आपके समक्ष रखने की चेष्टा करता है। ठीक है। अब चक्षु और आत्मा द्वारा उसके रूप की सही पहचान रूप भेद कहलाई जाती है। चक्षु और आत्मा द्वारा क्या किया जाता है? जो रूप है, रूप की सही तरीके से पहचान की जाती है, उसी को रूप भेद ये कहा जाता है। ठीक है। प्रमाण का अर्थ की अगर हम बात, प्रमाण का अर्थ क्या होता है? विभिन्न आकृतियां होती हैं, उन आकृतियों का सही तरीके से उसमें क्या किया जाता है? ज्ञान प्राप्त या उसका सही तरीके से अनुमान लगाया जाता है। फिर से दोहरा रहा हूं, इस चीज को नोट करिए, आपके सामने दिख ही रहा है तो इसको नोट कर से। प्रमाण का अर्थ है विभिन्न जो आकृतियां, अलग अलग आकार की जो आकृतियां, उनका जो सही अनुपात है, सही अनुपात का ज्ञान का ये प्रमाण ये देता है। ठीक है। अब प्रमाण की दृष्टि से कला आचार्यों ने रूप के 5 भेद बताए गए हैं। देखिए 5 भेद बताए हैं। आपका मानव हो गया, भयंकर हो गया और राक्षस हो गया, कुमार हो गया, बालक हो गया। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस चीज को नोट डाउन कीजिए। मैं कभी भी क्वेश्चन जब आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष तौर पर आऊंगा तो ये श्रृंखला को और निश्चित रूप में आपसे पूछूंगा कि प्रमाण की दृष्टि से कलाचार्यों ने रूप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। मानव हो गया, भयानक हो गया, आपके राक्षस हो गया, कुमार हो गया, बालक के रूप में इसको निर्धारित किया गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रमाण के निर्धारण में ताल या इकाई एक सिर है। ठीक है। और सिर के 4 भागों में इसको बांटा गया। देखिए प्रमाण को निर्धारण जब किया जाता है तो एक ताल में किया जाता है या फिर एक इकाई के रूप में, एक सिर के रूप में होता है और इस सिर को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है। अब भाव का अर्थ क्या होता है? आकृतियों के मनोभाव और स्वभाव और व्यंग्यात्मक क्रिया को ही भाव कहा जाता है। ठीक है, ये समझ गए होंगे। अब देखिए विभाव के भेद क्या होते हैं? आलंबन और उद्दीपन 2 प्रकार के माने जाते हैं और अनुभाव के भेद अगर कहें कायिक, मानसिक और सात्विक, और ये माना जाता है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? आप सभी को पता होगा 33 होती हैं। और भरत मुनि ने रसों की संख्या जो मानी थी, पहले 8 मानी थी, परंतु उसमें लास्ट में एक रस और जोड़ दिया गया था, प्रमुख रस उसमें जोड़ दिया गया था। तो टोटल जो हुए थे आपके 9 माना जाता है वर्तमान समय में। अब लावण्य योजना का अर्थ रूप का सौंदर्य प्रदान करना यह होता है। ठीक है। सदृश्य का अर्थ देखते हुए रूपों की समान आकृति, पहला। वर्ण भंगी का दूसरा का तात्पर्य विविध वर्गों का
ये क्या होता है, भाव और मिश्रण और उसके उपयोग की विधियों का क्या होता है, तुलिका का ये ज्ञान कराता है। ठीक है, ये जो मैंने आपके सामने जो श्रृंखला रखी आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के मद्देनजर अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आपको ये श्रृंखला आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण लगी हो, तो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही अपने दोस्तों के साझा करें। इसी प्रकार की वीडियोज आपके सामने मैं लेते हुए आऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय।